तो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। एडिशन सीखे, सब्ट्रैक्शन सीखे। बेसिकली एडिशन सीख गए तो सब्ट्रैक्शन उसी का पार्ट था, वो कोई बहुत विशेष चीज अलग अलग नहीं था। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब सीख गए। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। एडिशन में भी पहले क्या सीखे थे? एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे वो सीखे थे। और फिर जो दो से ज्यादा होगा और उसके लिए क्या क्या लॉ सीखे? ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, ऐसा ऐसा लॉ सीखा। फिर लेकिन दो से ज्यादा जब वेक्टर को ऐड करना था तो कौन सा लॉ? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ कुछ नया लॉ नहीं था, सिंपल उसी पे अगर दो को ऐड करने सीख गए तो तीसरे को दूसरे का रिजल्टेंट, फिर तीसरे के साथ, फिर तीसरे दोनों का रिजल्टेंट, फिर अगले के साथ, ऐसा करते गए हम लोग। बट मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ हमको दो वेक्टर का ही मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, इसमें तीसरा का नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसमें फिर सीनियर क्लासेस में हम लोग जाते हैं तब वहां जानते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब मैथ्स में भी नहीं है तुम्हारा, है ना। ऐसा नहीं कि मैथ्स में है, पढ़ना होगा, मैथ्स में भी नहीं पढ़ना होगा वो सब चीज, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, +2 के सिलेबस में वो नहीं है। ट्रिपल प्रोडक्ट उसको कहते हैं। तो हम लोग बस ट्रिपल प्रोडक्ट पे जाएंगे नहीं, सिंपल इतने ही पे बात करेंगे। तो बेसिकली मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है ना, ये दो तरह का होता है। दो तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक होता है डॉट और दूसरा होता है क्रॉस। यहाँ पे समस्या क्या है? अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम किसी दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो नया जो वेक्टर मिल रहा था वो क्या हो रहा, कैसा वेक्टर हो रहा था? वो जो नया जो टर्म मिल रहा था वो क्या वेक्टर ही हो रहा था, स्केलर कभी नहीं मिला। कभी भी हम दो वेक्टर को ऐड करें तो क्या मिला? हमेशा क्या मिला? वेक्टर मिला, ठीक है ना। लेकिन किसी दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दो या तो स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है, दोनों में से कोई मिल सकता है। ध्यान से सुनिएगा बात को। हम बोले अगर किसी दो वेक्टर को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पहले सुने होंगे वर्क, है ना। अब सुने हुए इसीलिए आपको सुना रहे हैं। वर्क को क्या डिफाइन करते थे आप? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोलते थे ना। इन जनरल अगर हम लिखेंगे तो, अभी तक आपको वेक्टर का ज्ञान नहीं था तो ऐसे लिखते थे, लेकिन थोड़ा अगर ज्ञान अगर बढ़ा के देखे होंगे तो वर्क आप ये याद भी किए होंगे कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। वर्क क्या होता है? स्केलर। बट ये बना किससे? फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से, जो दोनों का दोनों क्या है? वेक्टर है। फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। बट इससे जो डिराइव हुआ क्वांटिटी वर्क, मल्टीप्लाई करने से कैसा क्वांटिटी बना? ये स्केलर बना। ये कैसे पॉसिबल है? बोला पॉसिबल है। कैसे? तो बोलते हैं कि वर्क को हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, फोर्स और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता जानते हैं। तो जब दो दो वेक्टर को जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो जो क्वांटिटी डिराइव्ड होता है, नया क्वांटिटी जो बनता है, वो क्वांटिटी स्केलर मिलता है। इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं इसको, ठीक ना। और दूसरा इसको क्रॉस, दूसरा वाला होगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नया क्वांटिटी मिलेगा ये कैसा मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। जैसे कि आप अभी देखे नहीं होंगे बट एक नाम सुनाते हैं आपको, पहले सुने नहीं है, नया चीज है। जैसे कि फोर्स होता है ना, ठीक वैसे ही एक टॉर्क होता है, ठीक है ना। और टॉर्क जो होता है इसको टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। मतलब यहाँ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ही मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे वेक्टर मिल जाता है और यहाँ पे स्केलर मिलता है वर्क में। क्यों? क्योंकि यहाँ कारण ये है कि यहाँ डॉट करते हैं और यहाँ क्रॉस करते हैं। अभी आगे इसमें पीएचडी कराएंगे, चिंता मत करिएगा, बस खाली हम फील करा रहे हैं कि इसको डॉट क्यों बोला, इसको क्रॉस क्यों बोला। आगे लेके आते हैं और अच्छे से बताते हैं आपको, बस ज्यादा लोड मत लीजिएगा यहाँ पे कि ये सब कुछ नहीं है। ये आप पहले से जानते हैं इसीलिए हम आपको बताए। और ये इसमें आप स्पेशल केस पढ़ते थे क्या कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यही पढ़े थे ना आप 9th क्लास में, यही आपका सिलेबस में था कि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो बात करेंगे सेम डायरेक्शन में हुआ था तो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, सब बात करेंगे, बताते हैं आपको। तो बेसिकली ये दो तरह का होगा, फोर्स एंड सॉरी डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी मिलता है वो स्केलर मिलता है। और क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि जहां जो नया क्वांटिटी डिराइव होता है वो कैसा होता है? वेक्टर होता है। अभी पहला हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। तो पहला हम लोग का हेडिंग होगा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट।
पहले इस पे बात करेंगे फिर क्रॉस पे आएंगे। डॉट थोड़ा आसान होता है, क्रॉस में थोड़ा सा डायरेक्शन का लोचा है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन का लोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटी डिराइव होगा वो कैसा होगा? स्केलर होगा, वेक्टर थोड़ी होने वाला है। तो वेक्टर होगा नहीं तो वेक्टर में डायरेक्शन का लोचा है नहीं। अब समझिएगा थोड़ा बात को। सपोज करिए ये ए है, वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है सपोज करिए, और इस दोनों के बीच का एंगल है कुछ थीटा। तो ए डॉट बी यानी कि ए और बी के डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करा जाता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या डिफाइन करते हैं? ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ये जो डॉट किया ना ए डॉट बी, अब मतलब अभी तक क्या था ना कि अभी तक हम लोग बोलते थे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब ऐसा नहीं बोल पाएंगे वेक्टर में। वेक्टर में इसको इसका मतलब अलग हो जाता है, इसका मतलब अलग, इसका मतलब डॉट, इसका मतलब क्रॉस। डॉट करेंगे तो मीनिंग अलग, क्रॉस करेंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है ना? तो डॉट और क्रॉस अलग अलग चीज होगा यहाँ पे अगर वेक्टर में हम बात करेंगे तो, ठीक। तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो क्वांटिटी डिराइव होगा ना ये हमेशा क्या होता है? हमेशा स्केलर होता है। इट इज ऑलवेज स्केलर, ये हमेशा स्केलर ही होता है। अब एक बात बताइए, अगर थीटा यहाँ पे थोड़ा थीटा में थोड़ा काम करें हम लोग कि अगर थीटा एक्यूट हो जाए, सर ये इफ थीटा, अगर थीटा एक्यूट हो, एक्यूट समझते हो? एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा हो। अगर 0 से 90 के बीच में लाई करेगा तो ए डॉट बी क्या होगा बताओ तो? देन ए डॉट बी क्या होगा? बोलो भाई। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करेगा तो ए डॉट बी क्या होगा? देखो सोचो, खुद से सोचो ना कि अगर 0 से 90 में कॉस क्या होता है? तुमको एएसटीसी रूल पढ़ा चुके हैं ना भाई। अरे एएसटीसी को तो याद कर लो। देखो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो कॉस क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि ए डॉट बी क्या मिलेगा? पॉजिटिव। नई बात समझ में आया? अरे याद आ आ रहा गया कुछ? सर। क्योंकि इसका यस सर, आ गया साइन समझ हम में। बोल रहे पॉजिटिव होगा, हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रहे, पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा 90 से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन 90, सॉरी, थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, अब क्या होगा ए डॉट बी? बोलो तो। क्यों? क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन, साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए ए डॉट बी नेगेटिव हो गया। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक कोई कष्ट? बोलो। नो सर। नो सर। नहीं है। अब चलो स्पेशल केस पे बात करते हैं। स्पेशल केस क्या है कि अगर थीटा मान लो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ए और बी क्या हो जाए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? देख बताओ तो। वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना हो गया जी? दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू मतलब ए ऐसे हो गया और बी ऐसे हो गया, और एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना? तो अब क्या हो जाएगा बोलो? ए डॉट बी क्या होगा? देन ए डॉट जीरो। 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 अच्छा यहाँ जीरो होगा कि जीरो वेक्टर होगा? जीरो वेक्टर होगा। जीरो होगा सर। यहाँ पे जब स्केलर होता है हम क्या लिखे हैं? डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर, ये वेक्टर नहीं होता है, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पे सिर्फ जीरो होगा, जीरो वेक्टर मत लिखना। और वही जब हम लोग अगर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो आएगा तो जीरो वेक्टर लिखेंगे। मीनिंग एक ही है, कोई मतलब अलग नहीं होता, बट लिखने का तरीका थोड़ा समझना होता है। अब बताओ भाई, ये हो गया केस वन। स्पेशल केस हम थोड़ा बात करें, मतलब अगर वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे के, if vectors are parallel, if vectors are parallel तो क्या होगा जी? मतलब थीटा कितना? थीटा कितना? जीरो। मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री। कॉस जीरो ना, ए बी कॉस जीरो। क्या मजाक है जी? ए बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है? 1, तो ए इंटू बी हो गया।
मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, सिंपली कर लेंगे ऐसे। और ये जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्या है, कौन सा ए बी वैसा वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। किसका, डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। और तीसरा, अगर एंटी पैरेलल हो जाए तो इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। थीटा 180 मतलब ए डॉट बी कितना, सर किसका cos माइक ऑन है? 180 कितना होता है -1 होता है, ठीक है ना। तो माइनस ए बी, ये कैसा वैल्यू हुआ, सर मिनिमम किसी का माइक वैल्यू। ऑन है, ऑफ करा दीजिए ना। माइक ऑफ कर लो जी। तो क्या हुआ, ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी, कब, जब एंटी पैरेलल होगी, cos 180 -1 होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया। यानी कि अगर हम आसान भाषा में ये बोलें कि ये जो ए डॉट बी का जो वैल्यू है, ये कहां से कहां तक वैरी करेगा, ए डॉट बी कहां से कहां तक वैरी करेगा जी, मिनिमम क्या होगा ए इंटू बी, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका ए इंटू बी, और मैक्सिमम सॉरी माइनस ए इंटू माइनस ए बी, और मैक्सिमम क्या होगा ए बी, इसके बीच में लाई करेगा। नहीं, यही ना समझ में आया जी, ए माइनस ए बी से लेकर के ए बी तक लाई करे, ए बी के बीच में लाई करता है। डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी मतलब कि डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि कॉम्यूटेटिव लॉस का नाम सुने हो, कॉम्यूटेटिव, बोलो जी, कॉम्यूटेटिव का नाम सुने हो कभी बचपन में। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, इट इज कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कोई सुना है कॉम्यूटेटिव का नाम, मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बोथ आर सेम, एक ही बात है, कोई नया चीज नहीं है। ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, सेम बात है। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और थीटा तो दोनों में सेम ही रहेगा ना। मान लो ये ए है और ये बी है और दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा दोनों में क्या रहने वाला है, सेम। ए डॉट एंगल बिटवीन ए एंड बी और बी एंड ए बोथ आर सेम, दोनों तो थीटा ही है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। दूसरा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, सुने हैं क्या सब लोग, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब या इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो लिखना है लिख लो, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये हुआ कि अगर ए डॉट बी प्लस सी, ऐसे लिख लो एग्जांपल के तौर पे कि ए डॉट बी प्लस सी ऐसे लिखा दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यानी सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में। इसके बाद सबसे बेहतर इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इस प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग बहुत आसानी से एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालते हैं। अगर कोई दो वेक्टर गिवन है तो उसके बीच का एंगल निकालने का तरीका इसी से हम लोग लेके आते हैं। कैसे, तो अगर a डॉट बी इक्वल टू क्या है अपने पास, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स सुनाए थे क्या कभी, ए डॉट बी बाय ए बी, सुने थे क्या कभी इनवर्स का नाम, इनवर्स सुने थे, cos को उधर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स सुने हैं ना। हाँ, cos इनवर्स ए डॉट बी बाय ए बी, ये क्या क्या हुआ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल, cos इनवर्स ए डॉट बी बाय ए बी, ऐसे ये तरीका है। क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे कराएंगे, बहुत एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। एक क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि कंपोनेंट पूछता है, ठीक है ना, वो बताते हैं कैसे निकालेंगे। पहले कंपोनेंट कैसे निकालेंगे वो बताते हैं, देखो हम लोग नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग देखो भाई a डॉट बी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं ना,
अच्छा थोड़ा छोटा लिख रहे थे, बड़ा लिख दिया, टेंशन मत ले लेना, कंफ्यूज मत होना कि ये छोटा बड़ा क्या मतलब है। अरे बड़ा ए लिख दिया, बड़ा बी लिख दिया, उसमें क्या दिक्कत है। ए बी कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ए इंटू बी कॉस थीटा? क्या दिक्कत है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। ए बी कॉस थीटा वही चीज तो लिखा गया है, ए इंटू बी कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। मतलब ये है, देखो समझना थोड़ा बात को, अगर मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक, ये एंगल थीटा है, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो क्या मिलेगा हमको, देखिएगा थोड़ा, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, देखो तो एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करा, ये देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ होगा ये क्या कहलाता है बोलो तो। अरे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट बोलो भाई। हाँ तो बोलो, ऐसे ही बोलो, बी कॉस थीटा हुआ ना, बी कॉस थीटा। मतलब ये बी कॉस थीटा क्या है बोलो तो, बी कॉस थीटा क्या है। हम पूछेंगे तुमसे कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कितना है, तो क्या बोलोगे। बी कॉस थीटा। हाँ बात समझ में आया क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, मतलब ए के अलोंग बी का कौन सा कंपोनेंट है, तो बी कॉस थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया। और अगर बी कॉस थीटा को हम यहां से ऐसा लिख दें, देखो तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये लिखा गया है ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इक्वल टू, देखो तो यहां ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो ए डॉट बी बाय ए, बोलो भाई लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी बाय ए। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, याद है क्या तुमको कि वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, ए पे टोपी। अरे याद है क्या, क्या बोलते थे इसको, वेक्टर। यूनिट वेक्टर। मतलब अगर इसको हम अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए पे टोपी बी का वेक्टर, ऐसा अगर चाहे तो लिख सकते हैं क्या, देखो तो ए बाय उसका मैग्नीट्यूड, नीचे तो मैग्नीट्यूड ही है ना ये। देखो भाई ए पे डंटा वंटा नहीं, मतलब कि मैग्नीट्यूड होता है, इतना लंबा ऐसे हम लोग लिखेंगे नहीं इतना, ऐसे ऐसे है ना ऐसे। अब तुम समझ रहे हो, बड़े हो गए इतना, अब समझदार हो गए हो। यानी कि ये क्या दिया अपने को, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर कहीं क्वेश्चन मिल जाए और बोले कि प्रोजेक्ट करिए, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, बी का, किस पे, ए पे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऐसा क्वेश्चन अभी कराएंगे, चिंता मत करो, सबका यूज करेंगे। बी का प्रोजेक्ट, बी को प्रोजेक्ट करने के लिए बोल देगा ए पे, तो क्या करेंगे, या तो ये लगा लो ए का, ए यूनिट वेक्टर डॉट बी, या ए डॉट बी बाय ए। ठीक, दूसरा समझना, अगर दूसरा ऐसा उल्टा करें, अगर मान लो ये ए है, ठीक, समझिए तो, और ये मान लो बी है, ये एंगल थीटा है बाबू, ठीक। अब हम बोले कि नहीं भैया ऐसा करो, ए को प्रोजेक्ट करो बी पे, तो क्या करोगे, देखो तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना इस पे, ए को बी पे ड्रॉप करना है, देखो तो देख 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 ऐसे करोगे, तो ये जो लेंथ होगा यहां से यहां तक, ये लेंथ क्या कहलाएगा बोलो भाई, ए कॉस थीटा। क्या जी बोलो, क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा कहलाएगा क्या। अगर हम ए को इधर ड्रॉप करेंगे, नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके साथ थीटा उधर कॉस आता है, हम लोग इतना रटे हैं इसको, जिसके साथ थीटा उधर कॉस, ए का इधर प्रोजेक्शन कितना होगा, ए कॉस थीटा। अच्छा एक बात देखो तो, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ए कॉस थीटा इंटू बी। अरे भैया ए बी कॉस ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत लिखने में नहीं है। यानी कि अगर हम तुमसे पूछे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो क्या बोलोगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या बोलोगे, ए cos थीटा। ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो बी को इधर लेके आ जाओ, तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बाय बी, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट बी का कैप, ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। यानी कि जब क्वेश्चन बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो ये लगा लेंगे। बोला अगर ए को बी पे प्रोजेक्ट करिए तो ऐसा ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ये बहुत काम का चीज है, इस पे बड़ी क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, और जनरली एग्जाम में देख पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना इस सब चीज को।
अभी यहाँ पे कोई कष्ट है तो बताओ, हम फिर से बात करेंगे इस पे। देखो जिसको दिक्कत है एक बार फिर से देखो, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखते हैं हम लोग। a डॉट बी को अगर हम ऐसे लिखें a इंटू बी कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत लिखने में नहीं है, a इंटू बी कॉस थीटा। तो यहां से अगर बोलें कि b कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो क्या बोलोगे? यहां से अगर बोले कि b कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलोगे ना a डॉट बी बाय ए। क्या दिक्कत है लिखने में, बोलो। a को इधर लेकर के आ गए, सिंपल, ऐसा हो जाएगा। अब समझना बात को, यही वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इसके बीच का एंगल थीटा है, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो हम जानते हैं ना कि b का इधर कंपोनेंट जो होता है वो b cos थीटा होता है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ, तो कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a इक्वल टू क्या है, b का कौन सा कंपोनेंट a के अलोंग है, तो b यही ना है जी, b का कौन सा कंपोनेंट a के साइड में है, तो b cos थीटा। और b cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a डॉट b बाय a, और a वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यूनिट कैप a का कैप डॉट b। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कोई एक वेक्टर दे देगा और पूछेगा इसको इस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्ट करो, बताएंगे, क्वेश्चन करा रहे हैं, चिंता मत करो, क्वेश्चन से एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये है क्या एक्चुअल में, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। और इसी का उल्टा अगर करें, ए को बी की तरफ प्रोजेक्ट करें, तो ये क्या मिल के आएगा, ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, यानी ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ, अगर थोड़ा एक छोटा छोटा और बात कर ले हम लोग, कि अगर किसी दो, अगर मान लो कि एक वेक्टर को सेम उसी वेक्टर से हम लोग अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या मिलेगा, इसको सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि एक वेक्टर को सेम वेक्टर से डॉट करें, इसको सेल्फ प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या चीज, सेल्फ प्रोडक्ट। मतलब ए डॉट ए अगर करें तो क्या मिलेगा, बोलो तो। ए डॉट ए, सोचो भाई, ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाला भी यही है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, यानी कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। नई बात समझ में आया, यानी इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए डॉट ए मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि इसका स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर, तो सब एक ही बात है। यानी कि बात ये समझ में आया कि अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट करें उसका, यानी कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ, जिसको हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ऐसे निकाला जाता है ना। वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्या ये सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ऐसा। सेल्फ प्रोडक्ट मतलब समझे ना, ए डॉट ए, अरे भैया ए को ए से कर रहे हैं तो एंगल तो 0 ही होगा ना, दो वेक्टर हम सपोज किए हैं। अब देखना, अगर हम यूनिट वेक्टर ले लें, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सोचो। यूनिट वेक्टर याद है आईजे के, या आईजे के से ही पहले छोड़ो, पहले हम लोग अगर यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर अपने पास, ए डॉट ए सपोज करो, अगर ए डॉट ए को अगर हम डॉट करें तो क्या मिलेगा, दो यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर को अगर डॉट करें तो क्या मिलेगा, सोचो। एक दोनों यूनिट वेक्टर कोई भी हो, मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो ए का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे ए का भी मैग्नीट्यूड 1, और इनटू कॉस कितना, ये क्रॉस वाला क्रॉस नहीं है, ठीक है ना, कॉस 0, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया सेम, कॉस 0 भी 1 होता है, तो क्या मिला 1 मिला, ठीक। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सब 1 होगा क्या, नहीं, बात समझ में आया, बोलो, समझ में आया क्या, यस सर। आई डॉट आई सबका एंगल क्या है 0, cos 0 1, और मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल हो, मतलब परपेंडिकुलर हो जाए, इफ यूनिट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, या इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल, समझते हो ना जी, ऑर्थोगोनल नाम सुन के डरना मत, यूनिट
वेक्टर्स, मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना, चिंता मत करना। अब क्या हो जाएगा सोचो भाई, अगर परपेंडिकुलर हुए तो आई डॉट जे क्या होगा सोचो। जीरो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, आई डॉट जे, आई डॉट जे। आई किधर, एक्स एक्सिस में आई, इधर आई होता है, इधर क्या होता है, जे होता है। एंगल कितना हो गया दोनों के बीच, क्या बोलो भाई, 90। एंगल 90 जीरो हो मतलब कि जाएगा। डॉट क्या हो जाएगा, आई डॉट जे, मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, cos 90, cos 90 क्या होता है, जीरो, यानी पूरा क्या मिल गया, जीरो। यानी कि एक बात समझ में आया, कोई भी परपेंडिकुलर अगर हो गया यानी ऑर्थोगोनल हो तो क्या होगा, जीरो। मतलब आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई कुछ भी हो, सब क्या होगा, जीरो। मतलब ये बात समझ में आया कि अगर सेम है तो 1 और डिफरेंट है तो जीरो। अगर दोनों सेम सेम है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो 1। बट अगर अलग है, आई डॉट जे, के जे डॉट के डॉट जे, के डॉट आई डॉट के, कुछ भी अलग अगर हुआ तो 1, अलग अगर हुआ तो 1, सेम हुआ तो 0। ये बात समझ में आया। यानी कि अगर आपसे पूछे हम एक इन जनरली ऐसे एक छोटा सा a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस या ए एक्स ए वाई ए जेड, मान लो ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मान लो कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, और b इक्वल टू है आपके पास वेक्टर b इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम आपसे पूछें कि इसका a डॉट बी क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, a डॉट बी क्या होगा, कैसे निकालें a डॉट बी। हाँ, तो आई को आई के साथ, क्योंकि देखो करना क्या है, जब तुम मल्टीप्लाई करने चलोगे तो सबको सबके साथ करना होगा, है ना। इसको इसके साथ, इसको एक को उठाओगे, इससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे। नहीं समझ में आया बात, पूरा लंबा लिखें, फिल नहीं आ रहा है, चलो लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो गया ए डॉट बी, क्या है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा लिखा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक को उठाए तीनों से करेंगे, एक को उठाए आई, देखो तो ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स मिला। बट जब आई को जे से डॉट करेंगे तो 0, आई को के से डॉट करेंगे तो 0। फिर जब जे को उठाओगे तो जे का आई के साथ 0, जे का जे के साथ 1, तो क्या बचेगा ए वाई इंटू बी वाई, और फिर जे का के साथ 0। फिर के को जब उठाओगे बीजेड के कैप को, तो के कैप का आई के साथ 0, जे के साथ 0, के का के साथ 1 होगा, तो क्या मिलेगा प्लस ए जेड बी जेड। यानी कि फाइनली अपने पास मिल गया ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी कि समझ में हमको ये आया कि जब डॉट करेंगे तो बस बाकी वाले से कोई मतलब नहीं है, बस देखना किसको है, सेम सेम। अगर दोनों सेम है तो 1 होगा, बाकी तो 0 होना ही है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये क्या छोटे छोटे सवाल अगर हम आपसे पूछें, आप फटाफट बताते जाएंगे। चलिए छोटा सा सवाल पूछते चलते हैं, आप बताते चलिए। सवाल है, अगर मान लो वेक्टर ए दे दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप, और बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। क्वेश्चन है ए डॉट बी, बताइए क्या होगा, थोड़ा फास्ट बताइएगा, छोटा सा सवाल है। फाइंड ए डॉट बी। हाँ जी, -6 -6 -6 सबका आ रहा है -6। देखो किसको किसके साथ करना है, आई को आई के साथ करो, 3 2 जा 6, आई डॉट आई 1 हो गया, आई नहीं लिखना है क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, ठीक। और ये देखो 4 3 जा 12, बट -12 हो जाएगा क्योंकि +4 -3, तो 12 और जे डॉट जे 1 हो गया, तो क्या मिला आंसर, -6 आंसर खत्म। कोई बहुत भारी भारी चीज है क्या, ये सब बेकार चीज है, आसान आसान चीज है, कुछ है नहीं इसमें। अब अगर पूछ दे थोड़ा ढंग का सवाल, ये तो बच्चा वाला चीज हो गया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे डॉट करेंगे जी, आ गया सर। आ गया ना। अगर आ गया तो थोड़ा एक ढंग का सवाल अगर हम पूछे तो सब बनाना, सबका बनना चाहिए। सवाल ये है कि अगर कोई दो वेक्टर अपने पास दिया हुआ है, सपोज करो, ठीक है, और बोला कि दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हैं,
ठीक, तो पूछेगा कोई एक वैल्यू बताने के लिए बोलेगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि इफ द वेक्टर्स a इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक ऐसा, एंड b इक्वल टू ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then find the value of a। बताइए तो a का वैल्यू क्या होगा, बताइए। ये जो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, ये सब a जो है, इसका वैल्यू क्या होगा। दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब चूजा टाइप सवाल नहीं करा रहे हैं हम, इसे आसान आसान आप खुद से कर लोगे, है ना। हम थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं धीरे धीरे। तो पूछा क्वेश्चन a का वैल्यू क्या होगा, तुम लॉजिक पकड़ो, दोनों परपेंडिकुलर हैं, स्पेशल केस आ गया। इफ बोथ आर परपेंडिकुलर तो a डॉट b क्या होगा, 0 होगा सर, Zero 0 होगा। तो डॉट 0 हो जाएगा, कर लो, फटाक करो, करके बताओ वैल्यू a का। तुमको बता तो दिए, क्वेश्चन तो बता ही दिए क्या करना है। a डॉट b इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर। तो a को लाओ, b को लाओ, डॉट करो, a डॉट b करो, इक्वल टू -1 या फिर 3। -1 ठीक, और किसी का, 1 या फिर 3। हाँ सही है। डॉट ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0। तो क्या मिला, a को i के साथ करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर j को j के साथ तो -2a हो जाएगा, और फिर k को k के साथ तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू आएगा -1 एंड 3। देखा, हर जगह एक एक चीज बता के गए, क्वाड्रेटिक भी पढ़ाए हैं तुमको, ये मत बोलना कि वो नहीं बनेगा, सब कुछ बताया है, तुम खुद से कर सकते हो। a का वैल्यू -1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन कर दें, एक और कर दोगे फटाक से सब लोग, सेम Yes, टाइप का sir. क्वेश्चन। चलो सेम टाइप है, a इक्वल टू लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i cap plus 3j cap minus 6k cap, and b equal to 3i cap minus mj cap plus 6k cap। m का वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फास्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, टाइम पास है फालतू। 10। जल्दी बता दो मन की संतुष्टि के लिए। हाँ जी, 10 नहीं होगा, थोड़ा गड़बड़ है, प्लस माइनस कर लो। -10 -10 बस -1। -10 होगा, m इक्वल टू -10। अच्छा, लास्ट क्लास एक क्वेश्चन दिया था, कितने लोग का बना था, बोलो भाई। सेलेक्ट बना था। लास्ट मैं क्लास बना। एक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है ना, लिखो क्वेश्चन कि फाइंड द